ये चैप्टर आज फिनिश करना है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ इसमें। देखिए, आपको लास्ट टाइम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बता रहे थे हम। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, मैंने लास्ट टाइम इसको बता दिया था। सबसे पहले क्या है, जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट में बाहर की साइड में सबसे आउटर मोस्ट, सॉरी जाइगोट नहीं, ओवम, ओवम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोरोना रेडिटा। जो ओवम जिस मेम्ब्रेन से सराउंड है, बाहर की मेम्ब्रेन कौन सी है, कोरोना रेडिटा है। ठीक है, उसके अंदर जोना पेलिसिडा, कौन सी लेयर, जोना, जोना पेलिसिडा ओवम की अपनी लेयर है, खुद बनाई हुई लेयर है। कोरोना रेडिटा किसकी लेयर है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है, ये ओवम नहीं बनाता है। ठीक है, और ओवम के पास जो मेम्ब्रेन है, खुद की मेम्ब्रेन, वो क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। और बाहर स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस बताया था क्या होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में एक स्पेस था, पेरीविटेलाइन। आज मत लिखो, कम से कम हमेशा लिखते रहते हो, पिछली बार ये सब खत्म हो गया था, मैं केवल रिवाइज का, अभी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर कहेंगे वो समझ में नहीं आया। पिछला वाला थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। इससे क्या बनेगा, इस पर जब स्पर्म आकर के फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब बनेगा तो जाइगोट में बाहर वाली कोरोना रेडिटा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, सब डिसअपियर, डिसॉल्व हो जाती है ये लेयर। बस्ती कौन सी है, जोना पेलिसिडा। ठीक है, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करेगा किस प्रोसेस से, क्लीवेज। क्लीवेज समझा दिया था मैंने अच्छे से, बताया था ना। क्लीवेज में क्लीवेज में ब्लास्टोमर का साइज सेम रहता है कि डिक्रीज करता है, क्लीवेज के दौरान साइज ऑफ ब्लास्टोमर रिड्यूस होगा, ये सेम रहेगा, कुछ मत पढ़ के आइए, सेम रहेगा साइज ऑफ ब्लास्टोमर। जैसे ब्लास्टोमर का मतलब समझे, जैसे ये डिवीजन होगा, 1 से 2 बनेंगे, ठीक है, अब 2 से 4 बनेंगे, जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा वैसे वैसे ब्लास्टोमर छोटे होते चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि G1 और G2 फेज रिड्यूस होती है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता, वो एक अक्षर नहीं पढ़ते हैं, बड़ी शर्म की बातें हैं ये। क्यों, सही कह रहा हूं ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों इंटरेस्ट है, होमवर्क तो करके चले आया करो कम से कम। ये पुराना जो पढ़ा दिया गया वो तो हमको नहीं लगता किसी को कुछ पता होगा। ये जो अभी रिसेंटली हुआ इसको तो पढ़ के आया करिए, कम से कम पीछे पूछा जाए तो आप बता तो दीजिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए सिलेबस फिनिश नहीं होता है तो हम क्या समझाएं इसमें, बताइए। चलो जी आगे सीधे उसी पहुंच जाइए, जो समझाना है हमको, हम क्या करें, हमको समझाना है प्लेसेंटा कैसे बनता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वहीं पर आ रहा हूं, हर चीज नहीं बताया जाएगा। प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे, नहीं तो जितना बुक में उतना ही समझा के खत्म हो जाएगा। ये प्लेसेंटा क्या है, एक कनेक्शन है किसके बीच में, फीटस और मदर के बीच में। जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये है यूट्रस, यूट्रस में यहां पर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद ये क्या बना, फीटस। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इससे कनेक्ट है ना मदर से, तो ये एम्ब्रियो हो गया, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, और यही क्या हो गया, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कनेक्शन है किसके बीच में, मदर और फीटस के या डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच का कनेक्शन होता है। अब नोट कर लीजिए, कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का कैसे बनता है वो समझ लीजिए। तो प्लेसेंटा को बनाने के लिए, जैसे देखिए ये यूट्रस की लेयर है, कौन सी लेयर है, यूट्रस की, और ये यहां पर ये जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच करेगा किस पर, यूट्रस पर, यूट्रस की किस लेयर पर ब्लास्टोसिस्ट अटैच करेगा, किस लेयर पर, अरे कुछ क्या कहा जाए,
किस लेयर पर अटैच करेगा ब्लास्टोसिस्ट? सर्कस चल रहा है यहाँ, प्लांटेशन पर अटैच करेगा ना। कोई नहीं बताएगा ये किस लेयर पर अटैच करता है। बताइए बताएंगे किस क्लास में थी? 11th में, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पहला तुमने तुमको बताएगा कम से कम कुछ बताइए किस लेयर पर अटैच करेगा ब्लास्टोसिस्ट, यूट्रस किस लेयर पर अटैच होता है? यही हाल है, इसीलिए बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आता है। अपनी कम्युनिटी कोई बताता है कि हम पढ़ते नहीं, सूरज के जीवन में पढ़े ही नहीं कभी, कैसे इंटरेस्ट आएगा? इस केमिस्ट्री रातें लगाए, मैथमेटिक्स 24 घंटा लगाए, अगर 26 घंटा होता तो 26 घंटा लगता, 40 घंटा होता है। क्यों? फिर भी देखते हैं इसलिए क्लास में कर देते हैं, सोचते हैं बड़ा तेज है सब्जेक्ट में, तेज है तो नंबर ला के दिखा दीजिए, तो गायब हो जाते हैं। देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पर अटैच करेगा, किस लेयर पर? एंडोमेट्रियम। समझ में आया? एंडोमेट्रियम लेयर पर अटैच करता है क्या चीज? ब्लास्टोसिस्ट। तो जैसे ये एंडोमेट्रियम लेयर है, तो एंडोमेट्रियम कौन सी? यही देखिए ये वाली लेयर ना, यही तो एंडोमेट्रियम। इसके अंदर क्या होगा? मायोमेट्रियम। और ये क्या होगा? तीसरी लेयर क्या होती है? पेरीमेट्रियम। ठीक है, 3 लेयर होती है यूट्रस में। यूट्रस की वॉल में कितनी लेयर है? 3 लेयर है। इनर लेयर सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम ये है, और ये प्लेसेंटा कैसे बनेगा वो देखना है। तो जब ब्लास्टोसिस्ट ये है, इम्प्लांटेशन किस दिन होता है? किस दिन होता है इम्प्लांटेशन? एम्ब्रियो किस दिन अटैच करेगा यूट्रस की वॉल पर आकर के? 7वें दिन पर, 7th डे इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टुला है। ठीक है, वो यूट्रस की वॉल पर आकर के अटैच कर जाएगा, और अटैच करेगा तो उसी को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और ब्लास्टोसिस्ट में सबसे बाहर की लेयर कौन सी थी? ट्रोफोब्लास्ट। कौन सी लेयर थी वो? ट्रोफोब्लास्ट। वही लेयर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉरियन। ये लेयर क्या बनाती है? कॉरियन। ठीक है, तो कॉरियन, यही लेयर ट्रोफोब्लास्ट मॉडिफाई होकर क्या बना देगी? कॉरियन। और कॉरियन बन गया। अब यूट्रस है तो प्लेसेंटा बनेगा कैसे? बुक में लिखा हुआ है कि प्लेसेंटा दोनों के सहयोग से बनता है, मदर की बॉडी का कुछ पार्ट और फीटस की बॉडी, मतलब एम्ब्रियो और मदर दोनों का बॉडी का पार्ट आता है इसमें। यूट्रस में क्या बनेगा? इस तरीके से एलिवेशन डिप्रेशन, ये गड्ढे बन जाएंगे यूट्रस में। ये यूट्रस की वॉल में क्या बनेगा? डिप्रेशन, यूट्राइन क्रिप्ट। और इसमें ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है, जिसको आप कॉरियन का बोलेंगे बाद में, इसी में क्या बनेगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और यही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस गड्ढे में जाकर के क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर किसमें बना? ये किसमें बना? ये ट्रोफोब्लास्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट में जो बाहर कॉरियन मेम्ब्रेन बनेगा, उसी कॉरियन से क्या बना है? विली, कॉरियोनिक विली। और यूट्रस में क्या बना? क्रिप्ट। क्रिप्ट माने गड्ढा, क्रिप्ट मींस गड्ढा। डिप्रेशन, और ये विली इस डिप्रेशन में क्या हो गए? सेट हो गया, और क्या बन गया? प्लेसेंटा बन गया। ठीक है, तो प्लेसेंटा कैसे बनता है? लिखेंगे फॉर्म बाय मैटरनल। मैटरनल का मतलब मदर एंड फीटल, फीटल पार्ट, मदर और फीटस दोनों के सहयोग से प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, और कैसे बनेगा? मैटरनल पार्ट से क्या बनेगा? यहां से बनेगा यूटेराइन क्रिप्ट, यूटेराइन क्रिप्ट। ठीक है,
और फीटल पार्ट से क्या बनेगा? कॉर्निक विली, कॉरियोनिक विली। यहां लिखिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये देखिए इसमें लिखना कॉरियोनिक विली, कॉरियोनिक विली, ठीक है। और दोनों आपस में जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लेसेंटा बन जाएगा, ठीक। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? फंक्शंस। तो प्लेसेंटा क्या करेगा? बहुत सारे काम है। पहला फंक्शन बैरियर, प्लेसेंटा क्या करेगा? बैरियर का काम करेगा। किसके बीच में? मदर और फीटस के बीच में बैरियर है ये यूट्रस था, ये फीटस डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये क्या है? यहाँ पर ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा कभी भी फीटस से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता है। बीच में कौन रहता है? अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है। बीच में क्या है ये? तो प्लेसेंटा इनडायरेक्टली कनेक्ट टू द फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड डायरेक्टली कनेक्ट टू द फीटस, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा जो है, इसका फंक्शन पहला ये है कि ये बैरियर का काम करेगा। एक चीज और, कभी मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड आपस में मिलता नहीं है। मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड कभी आपस में मिलता नहीं है, दोनों दूर दूर होते हैं, ठीक है। वो काम कौन है? प्लेसेंटा करता है वो काम। प्लेसेंटा में एक साइड में मदर का ब्लड आएगा और एक साइड में यहाँ फीटस का ब्लड रहेगा, दोनों सेपरेट रहेंगे। तो ये बैरियर का काम कैसे करता है? अगर मदर के ब्लड में किसी बीमारी का पैथोजन है, कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट है, तो वो डिजीज बच्चे को नहीं होती है, क्योंकि प्लेसेंटा उस बैरियर मतलब उसको रोक लेगा, पैथोजन को यहीं रोक लेगा, पैथोजन को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो फीटस को डिजीज नहीं होती है, यूट्रस में बीमारी नहीं होती है। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे HIV का वायरस क्रॉस हो जाएगा, केवल HIV का ही वायरस क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। तो मदर को HIV है तो फीटस को भी HIV हो जाता है, बाकी कोई डिजीज का एजेंट क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि वो बैरियर है। तो बैरियर किसके लिए है? फॉर डिजीज कॉजिंग एजेंट। लिखिएगा, बैरियर किसके लिए है? वो फॉर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, बीमारियों के जो एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? दूसरा क्या है? प्लेसेंटा, मदर के ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू क्या जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और ऑक्सीजन। तो फीटस को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई, तो सप्लाई देगा, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स किसको? तो फीटस, ठीक है। और क्या काम है फीटस की बॉडी में? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? प्लेसेंटा। पहले अम्बिलिकल कॉर्ड में आएंगी वो सारी चीजें, फिर प्लेसेंटा में पहुंचेंगी, फिर यहाँ से मदर के ब्लड में मिल जाएंगी। तो रिमूव CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराएगा, ठीक है। और क्या काम होता है इसका? और एक फंक्शन और देखिए, एंडोक्राइन पार्ट की तरह काम करेगा। फंक्शंस एज एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट, ये एंडोक्राइन पार्ट की तरह फंक्शन करेगा प्लेसेंटा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये नौबत आने ना पाए आप लोगों के साथ में कि जवाब नहीं, जवाब देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पढ़ के आएंगे और आप आंसर देंगे जी इस तरीके से, क्योंकि हम ऐसे तो हम भी चला सकते हैं कि हम बोलते रहे और कान बंद करने के वाला मुंह चालू रखें, बस ना किसी से क्वेश्चन पूछें, ठीक है, ना ही आप जवाब भी देंगे ना हम पूछेंगे, तो वो हो नहीं पाता है। ये अब कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से वो देखने हैं। देखिए हार्मोन्स, अभी मैं पूछूं टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का काम कहां से एस्ट्रोजन बनता है ना, बता नहीं पाएंगे आप लोग। कहां से बनता है एस्ट्रोजन? बस बताइए कोई, एस्ट्रोजन कहां से बनता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। लो जी,
प्लेसेंटा से। हाँ ठीक है, और कहाँ से बनता है एस्ट्रोजन? हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम से। और बताइए कहाँ से, सबसे ज्यादा कहाँ से बनेगा एस्ट्रोजन? नहीं पता ना, नहीं पता है। क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? कुछ कर ले जाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना, और कुछ नहीं। देखिए हार्मोन कौन कौन से होते हैं। पहला हार्मोन कौन सा है? मेन हार्मोन अगर कहा जाए, मेन हार्मोन कौन सा है इसका? तो मेन प्लेसेंटा का हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनेगा प्लेसेंटा जब प्रेगनेंसी डेवलप होगी। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो समस्या क्या आएगी? जो फीटस डेवलप कर रहा है वो बाहर हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा तुरंत, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में किसका रोल होता है? प्रोजेस्टेरॉन का ही रोल होता है। ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन भी बनता है, एस्ट्रोजन भी बनेगा। एस्ट्रोजन, अब देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और कहां कहां से बनता है? तो प्रोजेस्टेरॉन ब्रैकेट में लिखिएगा, आल्सो बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कहां से बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम से भी बनता है। ठीक है, क्या काम होता है? ये पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और इसका मेन काम क्या है? केवल मेन काम है यूट्रस को मेंटेन रखना। ठीक है, वहां लिखाया था क्या करता है? मेंटेन यूट्रस वॉल, यूट्रस की वॉल को मेंटेन रखता है, डैमेज नहीं होने देता है। ठीक है, क्योंकि वॉल एंडोमेट्रियम टूट जाएगी तो प्रेगनेंसी बीच में स्टॉप हो जाएगी। एस्ट्रोजन बहुत सारे काम, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि पूरे कह सकते हैं फीमेल के सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, बहुत सारा काम होता है एस्ट्रोजन का। समझ में आया? तो एस्ट्रोजन, और कहां से बनता है एस्ट्रोजन? आल्सो कहां से बनेगा बताइए? मेन कहां से बनता है? फॉलिकुलर सेल से, फॉलिकुलर सेल से बनेगा। और कहां से बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम से बनेगा। थोड़ा सा बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, वेरी फ्यू, बहुत कम अमाउंट में बनेगा। सबसे ज्यादा कहां से बनेगा? यहां से बनेगा, 3 जगह से बनेगा केवल एस्ट्रोजन, फॉलिकुलर सेल, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा से। और तीसरा हार्मोन एचपीएल। एचपीएल क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन हार्मोन। लैक्टोजन का मतलब वो मिल्क फॉर्मेशन में मदद करेगा, जैसे प्रोलैक्टिन मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ब्रैकेट में लिखिएगा, इसका काम क्या है? डेवलप मैमेरी ग्लैंड्स, मैमेरी ग्लैंड्स को डेवलप कराएगा। मैमेरी ग्लैंड्स किसके लिए? फॉर मिल्क फॉर्मेशन, क्योंकि डिलीवरी के बाद चाइल्ड को तत्काल मिल्क की नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ती है, तो वो कहां से आएगा? तो पहले प्लेसेंटा से वो मिल्क फॉर्मेशन इंड्यूस होगा। चौथा हार्मोन कौन सा है? एचसीजी हार्मोन, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, ये क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराता है। समझ में आया? लिख लीजिएगा, ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन और ज्यादा बनेगा, वही तो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ठीक, और 5 नंबर का हार्मोन, ये तो मेन हार्मोन बुक में इतने दिए हुए हैं, और कौन सा दिया? एक और देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन। 5 नंबर में रिलैक्सिन है। तो रिलैक्सिन हार्मोन कब बनेगा? जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी तब, इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब बनेगा? इन लेटर स्टेज
ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होने वाली होती है तब बनेगा। और कहां से बनेगा रिलैक्सिन? रिलैक्सिन और कहां से बनेगा? आल्सो फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब ओवरी से भी बनेगा। ओवरी से भी रिलैक्सिन बनता है और प्लेसेंटा, तो ओवरी के अंदर क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ठीक है, ये ओवरी का पार्ट है, तो ओवरी से भी बनता है। याद रखिएगा कि रिलैक्सिन और कहां से बनेगा? ओवरी से और प्लेसेंटा से बनेगा। ये इतने हार्मोन। अब इसके बाद में ये इसमें से कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं? कितने हार्मोन ऐसे हैं जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं? तो इसमें से ये 1 2 3 हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बनेंगे। ये वाला हार्मोन तो हमेशा बनेगा, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम आ रहा है? नहीं आ रहा ना। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी हो या ना हो उससे मतलब नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। प्रेगनेंसी हुई तो मेंटेन हो जाएगा, नहीं हुई तो खत्म कहानी उसकी। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तो उससे एस्ट्रोजन भी बनता है, प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन उससे बनते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है तो ज्यादा बनेगा। शुरुआत में तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा ही ना थोड़ा सा, प्रेगनेंसी हो गई तो प्लेसेंटा बनाएगा। एस्ट्रोजन फॉलिकुलर सेल बनाती हैं थोड़ा सा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी हो गई तो और कहां से बनेगा? प्लेसेंटा से। ये तो हमेशा बनते हैं, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनते हैं, लेकिन ये स्पेशली कहां बनते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये बनेगा, क्योंकि जब प्लेसेंटा तभी बनेगा जब प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो प्लेसेंटा के द्वारा स्पेशली पूछा जाए विशेष रूप से कौन सा हार्मोन है केवल प्लेसेंटा बनाता है, तो ये केवल प्लेसेंटा ही तो बना रहा है ना। हालांकि रिलैक्सिन कौन बनाया? रिलैक्सिन आप देखिए, ये 2 हार्मोन तो केवल और केवल प्लेसेंटा से बनते हैं और कहीं से नहीं बनते हैं। इसका मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही बनेंगे। इन हार्मोन को और कौन बना सकता है? कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है, ठीक है। तो आप नहीं कहेंगे कि ये केवल प्लेसेंटा से बनने वाले हार्मोन हैं। ये वाला हार्मोन ये तो कॉर्पस ल्यूटियम भी बना रहा है, ठीक है, ओवरी। तो इसको हम क्यों कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है? प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो ये नहीं बनेगा भाई। प्रेगनेंसी नहीं रहेगी तो रिलैक्सिन नहीं बनेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से भले बन रहा है लेकिन ये तब बनेगा जब प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है। 9 मंथ के दौरान ही बनेगा, 9 मंथ के पहले बनेगा ही नहीं। जब चाइल्ड की डिलीवरी होनी होती है तब रिलैक्सिन बनता है, भले वो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है और प्लेसेंटा, ठीक है। प्रेगनेंसी होगी तभी कॉर्पस ल्यूटियम या ओवरी क्या करेगी? रिलैक्सिन बनाएगी। प्लेसेंटा भी रिलैक्सिन बनाएगा, उसके पहले वो बनेगा ही नहीं। तो ये 3 हार्मोन जो हैं वो क्या हैं? 1 2 3 4 5 ये क्या हैं? ये ओनली ड्यूरिंग रिलीज ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नोट कर लीजिएगा, उसमें लिखा भी हुआ, अंडरलाइन कर लीजिए। ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं, बनते हैं। समझ में आया? इसके अलावा भी कुछ हार्मोन बनते हैं प्लेसेंटा से, 3 हार्मोन और हैं लगभग, ठीक है। तो एडिशनल हार्मोन आगे लिखिएगा, एडिशनल अतिरिक्त हार्मोन, हॉर्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा के कुछ हार्मोन और भी हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। एडिशनल हार्मोन, पहला हार्मोन है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। दूसरा है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है। और तीसरा हार्मोन कौन सा है? एक और दिया गया होगा, प्रोलैक्टिन। हालांकि ये प्रोलैक्टिन ये प्लेसेंटा ये प्रेगनेंसी पर आप लिखेंगे एडिशनल हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी करिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन और बनते हैं, प्रोलैक्टिन, जो मतलब इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि कॉर्टिसोल केवल प्रेगनेंसी में बनता है, कॉर्टिसोल तो नॉर्मली भी तो बनता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से बनता है ना, मदर के थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन बनेगा। प्रेगनेंसी है नहीं उससे मतलब नहीं है इसका, थायरोक्सिन तो बनता ही है। कॉर्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड से बनेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स में बनेगा मिल्क फॉर्मेशन के लिए,
ठीक है। तो ये हार्मोन तो आप समझिए ये केवल प्रेगनेंसी में बनता है, ये वाला हार्मोन भी, क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन तब होता है जब क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, तभी मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये बुक में लिखा है कि कुछ हार्मोन्स का लेवल प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाता है। वो कौन से हार्मोन है? कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन। अब कॉर्टिसोल क्या करता है? कॉर्टिसोल जानते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करने वाला हार्मोन है। बच्चे के ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है ये, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है बच्चे में, जरूरत ज्यादा किसको है? बच्चे को जरूरत है ना। ठीक है, तो ये लिखेंगे मेंटेन करता है, मेंटेन कार्बोहाइड्रेट या शुगर इन फीटल ब्लड। बच्चे के ब्लड में कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल का काम ही यही है। थायरोक्सिन क्या करेगा? बच्चे का संपूर्ण विकास कराएगा। ठीक है, बीएमआर को कंट्रोल करता है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यही कंट्रोल कराता है ना। ठीक है, पूरी मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करेगा। लिखेंगे डेवलपमेंट कराएगा, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, बच्चे का संपूर्ण विकास कह सकते हैं थायरोक्सिन। इसकी कमी हो जाएगी तो क्रिटिनिज्म समस्या होती है। बच्चे कैसे हो जाते हैं? मेंटली कमजोर रहेंगे, मेंटली वीक रहेंगे। ठीक है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क को फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो इतने ये हार्मोन ध्यान रखिएगा आप। और प्लेसेंटा बनता कैसे है? मदर और फीटस दोनों के सहयोग से बनता है। ठीक है, और कैसे बनेगा? तो कॉरियोनिक विली बनेगा। किससे? कॉरियन मेम्ब्रेन, जो एम्ब्रियो की कॉरियन मेम्ब्रेन होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कॉरियोनिक विली। यूट्रस में कुछ गड्ढे बनेंगे, डिप्रेशन, उनको क्या बोलते हैं? यूट्राइन क्रिप्ट। दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? प्लेसेंटा। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि कितने महीने, किस मंथ पर फीटस में कौन कौन से बॉडी के पार्ट बनेंगे? तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक भ्रूण का विकास होगा तो किस महीने कौन सा बॉडी का पार्ट बनेगा वो समझना है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले मंथ पे क्या होगा? टोटल 9 मंथ का होता है। फर्स्ट मंथ पर क्या होगा? हार्ट बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? हार्ट। इसीलिए प्रेगनेंसी है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं? या तो अल्ट्रासाउंड से या तो आवाज सुन करके, स्टेथोस्कोप से लगाते हैं यूट्रस पर और साउंड सुन लेते हैं, क्योंकि हार्ट साउंड फर्स्ट मंथ पर आ जाती है। ठीक है, दूसरा सेकंड मंथ में क्या बनेगा? यहाँ मंथ लिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब मंथ्स हैं। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ। तो सेकंड मंथ में क्या बनेगा? लिम्स बनेंगे। ठीक है, हाथ पैर, लिम्स बनेंगे एंड डिजिट्स बनेंगे। हाथ पैर और DIGS, और उनमें उंगलियां बन जाएंगी। तो सबसे पहले हार्ट, उसके बाद लिम्स और उसमें डिजिट्स बनती हैं। तीसरे महीने में, थर्ड मंथ में मेजर बॉडी पार्ट्स, बॉडी के ज्यादातर पार्ट थर्ड मंथ में बन जाएंगे। ठीक है, मेजर बॉडी पार्ट्स मतलब बॉडी के ज्यादातर हिस्से पार्ट्स तीसरे महीने तक बन जाएंगे। अलोंग विथ द, और क्या बनेगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये भी बनेगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, सेक्स ऑर्गन, आउटर्स। और फोर्थ मंथ में विशेष कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके बाद फिफ्थ मंथ में दिया है। 5वें महीने में क्या होगा? तो बॉडी का मूवमेंट, फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बच्चा हिलने डुलने लगेगा, रेंगने लगेगा। तो फीटल मूवमेंट पहला मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा? एंड सिर पर उसके बाल आ जाएंगे। ठीक है,
हेयर, हेयर ऑन हेड, हेड लिखेंगे, शरीर पर नहीं आएगा, शरीर पर अगले महीने आता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट मंथ पे केवल सबसे पहले बाल कहाँ आएंगे, हेड पर आएंगे, और वो तुरंत वो मूवमेंट चालू कर देगा। और 6 मंथ पर क्या होगा, 6 मंथ का मतलब समझ रहे हैं, ये 6 मंथ हो गया, ठीक है। 6 मंथ पर क्या है, बॉडी पर, टोटल बॉडी पर छोटे छोटे हेयर आ जाएंगे, जैसे हमारे देख रहे हैं छोटे छोटे स्मॉल फाइन हेयर्स ऑन बॉडी, तो फाइन हेयर्स ऑन बॉडी, बॉडी पर छोटे छोटे। और क्या है इसमें, इसके अलावा और कुछ लिखा गया होगा, देखिए एक लाइन और कुछ इसके साथ दिया होगा, हाँ, आई लैशेस, आई लिड्स बन जाएंगी, पलकें बन जाएंगी, और उनमें वो है आई लैशेस एंड ILASHES। आईलिड्स का मतलब पलक और आईलैशेस का मतलब आईब्रो, ठीक है। आईलैशेस फॉर्म हो जाएंगी। और 9 मंथ पे, इसके बाद सीधे 9 मंथ दिया है, तो 9 मंथ पर प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी एंड रेडी फॉर जेस्टेशन, सॉरी रेडी हो जाएगा, किसके लिए, पार्टुरेशन के लिए, डिलीवरी के लिए। चाइल्ड क्या हो गया, रेडी हो गया, समझ में आया। तो ये टोटल हर मंथ का डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, किस महीने में क्या इवेंट होता है। अब पढ़ना है पार्टुरेशन क्या है, ठीक है, और जेस्टेशन, कैसे डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है। हो गया ये, अगली बार जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसको मैं बता दूंगा पहले ही, ठीक है। आप उस चैप्टर को पहले से पढ़ के आएंगे, कान खोल के सुन लीजिए सब लोग, ऐसे सुस्ती पूर्वक नहीं बैठना है, अरे कुछ तो पूछा करिए कम से कम। यहां नहीं शर्म लगता तो मैं पूछूं तो बताया करिए, हम पूछें तो आंसर दीजिए। हो गए, आगे देखिए, अगला है पार्टुरेशन। पार्टुरेशन, पार्टुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, फीटस, डिलीवरी ऑफ फीटस। जो फीटस फुल्ली फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब पूरा बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, फीटस नहीं आता है तो फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो कॉल्ड फीटस। जब भ्रूण का पूरा विकास हो जाएगा तो उसको बोलेंगे फीटस, ठीक है। अब पार्टुरेशन कैसे होता है, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 9 मंथ जब पूरा हो जाता है तो एक वर्ड है जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, ये क्या है, 9 मंथ का जो समय होता है, 9 महीने का टाइम होता है, इसी को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। 9 महीने जितने में भी प्रेगनेंसी हो रही है, हाँ, तो कोई बात नहीं, उसका जेस्टेशन पीरियड कम हो गया, समझ में आया। एवरेज इतना होता है, कुछ पहले ही प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है, इतना लेकिन माना जाता है नॉर्मली ह्यूमन का। अब इसके बाद बुक ने एक और पूछा हुआ है कि ह्यूमन का तो 9 मंथ होता है, कैट का, डॉग का बता दीजिए। तो डॉग और कैट, तो इन दोनों का लगभग 2 महीने, ठीक है, लगभग 2 महीने, अप्रोक्स लिखेंगे, अप्रोक्स 2 मंथ्स, ठीक है। एलिफेंट का, एलिफेंट दिया है तो लगभग 22 मंथ, 22 महीने एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड, ठीक। इतने दिन तक चाइल्ड का डेवलपमेंट फीटस का चलेगा। अब पार्टुरेशन कैसे होता है, जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है यूट्रस में, तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो बच्चा ही, फीटस की बॉडी से कुछ सिग्नल, पहले तो ये जानिए, ये पार्टुरेशन एक मैकेनिज्म है, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसी है ये, न्यूरो, पार्टुरेशन क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इसका मतलब समझ रहे हैं, पार्टुरेशन कराने में नर्वस सिस्टम भी काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है, दोनों सिस्टम काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं तंत्रिका तंत्र और
एंडोक्राइन सिस्टम दोनों, इसलिए बोलते हैं ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसे काम करता है? एंडोक्राइन का मतलब कुछ हार्मोन बनेंगे। अब एक हार्मोन तो पता ही होगा ना, ऑक्सीटोसिन बनता है। जब पार्टुरेशन की बारी आती है तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन बनेगा? ऑक्सीटोसिन। अभी और बताएंगे। न्यूरो कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। तंत्रिका तंत्र भी काम करता है। ठीक। दूसरी समझिए कि पार्टुरेशन एक में सबसे पहले क्या होता है, तो फीटस, जैसे पार्टुरेशन को, ये तो मैकेनिज्म है, कौन सी क्रिया विधि काम करती है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, तब बच्चा डिलीवर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पार्टुरेशन। और कैसे? पार्टुरेशन में फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स वर्क, ये जो मैकेनिज्म है इसी को आप कह सकते हैं, ये मैकेनिज्म में या पार्टुरेशन में क्या होगा? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स काम करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आपको खांसी आई तो कहते हैं कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, ये सब क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। वैसे ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। इसको बोलते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटस को बाहर करने के लिए एक मैकेनिज्म काम करती है, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये मैकेनिज्म कैसी है? न्यूरो एंडोक्राइन वाली है। ठीक है। अब जैसे ये फीटस पूरा डेवलप हो गया, ये फीटस डेवलप हो गया 9 मंथ पर, पूरा यूट्रस में है, इसकी बॉडी से सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले फीटस की बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? केमिकल। वो केमिकल मदर के बॉडी में जाएंगे। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? फीटस अपनी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल मदर के ब्लड में जाएंगे। कैसे जाएंगे? प्लेसेंटा से। अरे प्लेसेंटा ही तो कनेक्शन है। तो ये प्लेसेंटा के द्वारा कहां जाएंगे? मदर के ब्लड में जाएंगे। ठीक है। एक तो ये चीज हो गया कि जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो वो अपनी बॉडी से कुछ क्या करेगा? कुछ केमिकल्स को रिलीज कराएगा। और वही केमिकल क्या करते हैं? वही केमिकल मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचेंगे। ठीक है। उन केमिकल्स का नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो नोट कर लीजिएगा, यहां पर सबसे पहले क्या होगा? बच्चे को ही बाहर आना है, और उस बच्चे बाहर आने के लिए बच्चा ही मेन रोल प्ले करता है। वही अपनी बॉडी से कुछ केमिकल निकालेगा। जब डेवलप हो जाएगा तो उन केमिकल को क्या बोलेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो लिखेंगे फीटस, FOETUS, फीटस रिलीज करेगा सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, फ्रॉम इट्स बॉडी, अपने बॉडी से। उन्हीं को क्या बोलेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये क्या करेंगे? ठीक है। अब ये मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचेंगे, या आप कह सकते हैं ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवा देंगे। तो ये इंड्यूस कराएंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्रस। मेन चीज है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी बाहर होगा। ठीक। दूसरा चीज, प्लेसेंटा भी कुछ काम करता। प्लेसेंटा रिलैक्सिन रिलीज करवाने लग जाता है। कॉर्पस लूटियम भी क्या करता है? रिलैक्सिन। ठीक है। तो प्लेसेंटा रिलीज करेगा, रिलैक्सिन क्या करेगा? रिलैक्सिन पीविक सिम्फाइसिस, अब नहीं पता होगा। पीविक सिम्फाइसिस को क्या करेगा? रिलैक्स करा देगा, और सर्विक्स को डायलेट कराएगा उसको। ठीक है। ये क्या करेगा? रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कराएगा और डायलेट करेगा, सर्विक्स को डायलेट करेगा। डायलेट सर्विक्स। ठीक है, उसको डायलेट कर देगा। VIX लिखा है।
क्योंकि पीविक बोन, जो पीविक सिम्फाइसिस होती है ना, दोनों पीविक बोन के बीच में जो कार्टिलेज होती है वो रिलैक्स होनी चाहिए, ठीक है। और सर्विक्स जो होता है उसको ब्रॉड होना पड़ेगा, यूट्रस का मुंह खुलना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विक्स डायलेट हो जाएगा, यूट्रस का माउथ क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। और तो ये चीजें तो स्टार्टिंग में हो रही हैं, ये चीजें स्टार्टिंग में। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो सिग्नल पहुंचेगा कहां से, यूट्रस से। अब पहले क्या हुआ, फीटस ने कुछ केमिकल रिलीज कराए अपनी बॉडी से, उन केमिकल्स को प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोला गया। वो क्या किए, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा, देखिए दर्द जो जनरेट होता है फीमेल को कहते हैं दर्द आया, तो ऐसा नहीं लगातार पेन नहीं आता है, लगातार पेन नहीं आता, पेन रुक रुक करके आता है, ठीक है। तो पहले पेन स्लो होता है, फिर पेन धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे पेन चालू हो गया इसका मतलब अब टाइम आ गया है डिलीवरी का, तो तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों को दर्द नहीं आता है, तो दर्द नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइम तो डेट से पता लगा लेते हैं कि टाइम पूरा हो गया, तो फिर उसके लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है उनको ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि दर्द आने का रीजन समझते हैं, जो पेन आता है पेन किसकी वजह से आता है, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है यही पेन जनरेट कराता है, इसी की वजह से पेन होता है। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे पेन फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो जो स्लो कॉन्ट्रैक्शन कैसे आया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से आया। अब यही कॉन्ट्रैक्शन जब धीरे धीरे हो रहा है तो यही क्या है, नर्वस सिस्टम से संदेश कहां जाएगा, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड पर। यूट्रस से सिग्नल अब कहां जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, वहां से अब ऑक्सीटोसिन बन के आएगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और थोड़ा तेज हो गया, फिर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होता है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा और सिग्नल पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, वहां से और ऑक्सीटोसिन आया। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, सिग्नल पहुंच रहा लगातार, वहां से ऑक्सीटोसिन ज्यादा बन रहा, मोर। तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन जब पहुंच जाएगा तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा कि चाइल्ड बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इनिशियली का मतलब समझ रहे हैं, शुरुआत में कैसे होते हैं, माइल्ड मीन्स हल्के पेन होते हैं, ठीक है, MILD है, सॉरी, माइल्ड हल्के पेन होते हैं। उससे क्या होगा, उससे अब इसी की वजह से जैसे ही हल्का सा पेन चालू हुआ तुरंत क्या होगा, अब सिग्नल पहुंचेगा, सिग्नल रीच होगा, रीच टू पिट्यूटरी ग्लैंड, किसके, मदर पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड पर सिग्नल जाएगा और वहां से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन, और वो क्या कराएगा, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, अब तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक, वो वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन। तो इधर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उधर से रिलैक्सेशन क्या कर रहा है, सर्विक्स को डायलेट कर रहा है, और चाइल्ड आसानी से बाहर पास आउट हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है आपको, नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन तब रिलीज होगा मदर से जब सिग्नल जाएगा यूट्रस से। यूट्रस से सिग्नल कैसे जाएगा, नर्वस सिस्टम से जाएगा। हार्मोन कौन सा रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन। तो हार्मोन भी काम कर रहा है और नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है। फिर हो गया। अब इसमें बताया गया है कि पार्टूरेशन जब हो जाता है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड जब हो जाएगा, तो इनिशियली शुरुआत के कुछ दिनों में क्या बनेगा, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है, येलोइश मिल्क है, पीले रंग का मिल्क बनता है, येलोइश मिल्क बनेगा, ठीक है। पार्टूरेशन डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के कुछ दिनों बाद तक, कुछ दिनों तक, 2 से 4 दिन तक क्या बनेगा, एक येलोइश मिल्क मेमरी ग्लैंड से बनता है, उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। और ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ये क्या है, हाईली न्यूट्रिशियस, इसलिए डॉक्टर ब्रेस्ट फीडिंग को ही बोलते हैं बाहर का मिल्क बच्चे को ना पिलाइए, क्योंकि बाहर का मिल्क इन्फेक्ट हो सकता है। लेकिन लोग चोरी छुपे जाके ले आते हैं और पिला देते हैं, डब्बे का दूध पिला देंगे, वो क्या है,
वो फायदेमंद भी ज्यादा नहीं है और उसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता और न्यूट्रिशियस भी होता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है, एक तो ये फायदेमंद है, न्यूट्रिशन है, और दूसरा क्या है, इम्यूनिटी देता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, बच्चे का इम्यून सिस्टम शुरुआत में क्या है, डेवलप नहीं होता है, तो बच्चे को बाहर से इम्यूनिटी देनी पड़ती है, प्रतिरक्षा, नहीं तो कोई बीमारी पकड़ लेगा। तो ये मिल्क जब तक वो पिएगा तब तक उसको बीमारी नहीं रहती होती है, क्योंकि शुरुआत में कुछ दिनों तक जो है इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। और कौन सी एंटीबॉडी आती है, कोलेस्ट्रॉल में पूछा जाता है कौन सी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी होती है कोलेस्ट्रॉल में, वही इम्यूनिटी देती है बच्चे को, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। हाँ हाँ, कई हड्डियों का पेन बोलते हैं, वो हड्डी नहीं टूटता है, वो होता है कि कितनी हड्डियां, 22-25 हड्डियों का टूटने का जो दर्द होता है उससे भी ज्यादा भयंकर दर्द डिलीवरी का होता है। ये है, हड्डी कहाँ टूटती है जी, समझ में आया। अब ये चैप्टर तो फिनिश हो गया टेम्पररी, अब इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, उसके बाद अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले टाइम देख लें लगभग कितना। आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन ए, एंटीबॉडी का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिलिन। और ए टाइप आईजीई होता है, आईजीए बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, 5-6 टाइप। देखिए ह्यूमन, क्वेश्चन कराएं कि रहने दें, बताइए, आंसर देंगे, आंसर देंगे। कल तो नहीं होगा, आज बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। आंसर देना है कि मैं कुछ और समझा करके खत्म करूं ये चैप्टर, कुछ बाकी चीजें रह गई हैं उसको पढ़ा के मैं खत्म करूं, बताइए। हाँ चलिए आंसर ही दे दीजिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको खाना बनाने से फुर्सत नहीं है, ठीक है, और हम पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, ये सब बेवकूफी भरा आंसर है। जिसको पढ़ना होता है ना वो सारे काम करने के बाद भी पढ़ लेता, बहुत समय निकलता है, ऐसी बात नहीं। काम किसके पास नहीं होता है ना, काम सबके पास होता है, लेकिन उसी में से टाइम निकाला जाता है। तो आप बहाना करने के लिए तो बहुत सारे बहाने हैं, कम बहाने थोड़ी नहीं होते हैं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है इसमें से, कौन सा इसमें से फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है? बताइए कोई। चौथा वाला यूट्राइन फंडस नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी हैं, नहीं बताया है, बहुत सारे चैप्टर में छोड़ दिया। बुक में जितना दिया उतना तो बताया मैंने, इसके अलावा बुक से भी कुछ चीजें हैं जो बुक में कहीं कहीं वर्ड दिए मैंने छोड़े हैं। जो आप लोग बेसिक चीज नहीं बता पा रहे हैं तो हम एडवांस जाके आगे क्या करेंगे बता करके, हम ये बताइए। तभी चैप्टर डिले हो रहा है। बोलिए, आपको दो स्टेटमेंट बताने हैं। FSH एक्ट अपॉन द ओवरिन फॉलिकल्स इन द फीमेल एंड डेडिक सेल्स इन द मेल। FSH हार्मोन कहाँ काम करता है? हाँ, ये लाइन सही है कि नहीं सही, जल्दी बोलिए आंसर तत्काल, अभी हम बहुत सारे सवाल कराने हैं इसमें। लेडिक सेल मेल में काम करती हैं, होती हैं, और FSH ओवरी में फॉलिकल्स पर काम करता है। हाँ, पहला लाइन सही है कि नहीं सही है? पहला सही है, ठीक है। ग्रोइंग ओवरिन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन द फीमेल वाइल इंटरसेक्स, दोनों सही है, और इसका ये दोनों सही है। अब एक्सप्लेनेशन पूछा है कि इसका राइट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो FSH ओवरी के फॉलिकल्स पर लेडिक सेल मेल में, हाँ इसी से संबंधित भी है, क्योंकि FSH काम करेगा फॉलिकल पर तभी तो एस्ट्रोजन बनेगा। यहाँ लिखा है एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, इस लाइन में यहाँ एस्ट्रोजन बनाया गया ना, संबंधित भी है इससे।
ये बताइए, द प्रेजेंस और एब्सेंस आर नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। सही है ना? हाँ, ये लाइन बुक में लिखी गई है। अच्छा, पढ़ते क्या है तुम लोग, ये बताइए। ये सब छोड़ दीजिए। हाँ, वो छोड़िए, पढ़ाई क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, ये मौका नहीं मिलता है। ठीक, कोई बात नहीं, चैप्टर छोड़ दीजिए, अगला चैप्टर पे आइएगा, उस पर बताइएगा कि हाँ, उस पर आंसर दीजिएगा, हम ये चैप्टर छोड़ दे रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं है। हाँ, इसको बताओ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमेन बाकी लोगों ने पढ़ा है। नॉट रिलायबल इंडिकेटर, ये लाइन सही है। हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स पर हाइमेन ब्रेक कर जाती है, गलत है। रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन, कौन सा स्टेरॉइड का मतलब लिपिड नेचर का हार्मोन नहीं है? नॉट पूछा है, स्टेरॉइड नहीं है। टेस्टोस्टेरोन कैसा है? लिपिड नेचर का है। ये आपको हार्मोन वाले चैप्टर में बताया था। प्रोजेस्टेरोन लिपिड नेचर का, कॉर्टिसोल लिपिड नेचर का है, ग्लूकागॉन पैनक्रियास से बनता है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। ठीक, ये बताइए, रीजन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल, अभी बताया, इन्फेंट इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, ये लाइन सही है? सही है। कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एसेंशियल फॉर द रेजिस्टेंस इन द न्यूबॉर्न, डेवलप टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, सही है। ठीक, ये छोड़ा है मैंने, ये नहीं बताया मैंने, ये हार्मोनल कंट्रोल है, इसको यहीं से समझ लीजिए जल्दी से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ना ये, हाँ मेल का है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो कंट्रोल कैसे होती है, तो लिखेंगे हार्मोनल कंट्रोल, लिखिएगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन का कंट्रोल कैसे होगा, तो देखिए GnRH एक हार्मोन है जो कहां से बनता है, यहां नहीं लिख, यहां देखते रहिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा बताइए? GnRH बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। ठीक है, ये मेल की बात हो रही है, फीमेल में ही बनता है। GnRH क्या करेगा? पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, और पिट्यूटरी से क्या बनता है? ये पिट्यूटरी को सिग्नल जाएगा, पिट्यूटरी, वहां से दो हार्मोन बनते हैं, एक हार्मोन FSH बनता है और दूसरा हार्मोन LH, LH को मेल में ICSH भी बोलते हैं, मेल में इसका दूसरा नाम क्या होता है? ICSH। ठीक है, अब FSH क्या करेगा? सर्टोली सेल पर काम करता है। किस पर काम करेगा? ये सर्टोली सेल, फीमेल में ये ओवरी है, ओवरियन फॉलिकल को डेवलप कराएगा। फीमेल में क्या करेगा? फॉलिकल को डेवलप कराएगा, लेकिन मेल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर सर्टोली सेल होती हैं, तो FSH किस पर जाएगा? सर्टोली सेल के पास जाएगा, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट कराएगा। और LH किसके लिए है? लीडिक सेल पर काम करेगा, LEYDIG, लीडिक सेल पर काम करेगा। लीडिक सेल से क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन, मतलब LH ज्यादा बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनेगा, LH कम तो टेस्टोस्टेरोन कम। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? पूरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल कराना, सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराना। नहीं, नोट कर लीजिए, भूल जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? इसके काम क्या है? पहला है सेक्स ऑर्गन डेवलप कराना, सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराना, जितने सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, मेल के केवल बता रहे हैं। और दूसरा काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दाढ़ी मूछ ये सब डेवलप बनाने में इसी का रोल। ठीक है, डेवलप सेकेंडरी सेक्स, सब लिखा चुका हूं वहां हार्मोन वाले चैप्टर में, कैरेक्टर। और तीसरा काम है इंड्यूस करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर टेस्टोस्टेरोन कम पड़ गया तो स्पर्म नहीं बनेंगे, इंड्यूस कराएगा स्पर्मेटोजेनेसिस को भी। ठीक है,
तो यहां नीचे लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, आगे एरो देके लिखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करेगा। कम होगा तो कम स्लो, और ज्यादा बनेगा तो ज्यादा स्पर्म बनेंगे। सर्टोली सेल क्या करती हैं, सर्टोली सेल बनाती हैं, ध्यान रखिए, एक केमिकल बनाएंगी, दो, एक इनहिबिन केमिकल बनाएंगी और एक बनाएंगी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग ABP, नोट कर लीजिएगा पूरा नाम, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, ABP का पूरा नाम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और क्या बनाएंगे, इनहिबिन बनाएंगे। इनहिबिन क्या है, केमिकल है। ठीक है, हो गया। अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, ये स्पर्मियोजेनेसिस को कंट्रोल करेगा। स्पर्मियोजेनेसिस, देखिए वहां स्पर्मेटोजेनेसिस है, यहाँ स्पर्म, अंतर क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे लास्ट वाला इवेंट क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पेशली उसके लिए कौन बना है, सर्टोली सेल बनी है। अब पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन है। हालांकि ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस को कराएगा, क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस उसी का एक हिस्सा है। और इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिन अगर स्पर्म ज्यादा बन गए हैं तो इसको रोकने का काम करेगा। नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव कंट्रोल कराना। इनहिबिन क्या करेगा, डॉटेड लाइन से खींचेगा, ये जाएगा या तो पिट्यूटरी ग्लैंड या तो हाइपोथैलेमस के पर जाकर के, वहां जाकर के इसको रोक देगा। हाइपोथैलेमस को रोकेगा तो ये नहीं बनेगा, इसको रोकेगा तो ये दोनों नहीं बनेंगे। स्पर्म अगर ज्यादा बन रहे हैं, तो इनहिबिन क्या करेगा, जैसे फैक्ट्री में सामान अगर ज्यादा बन गया है तो थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा, पहले सप्लाई हो जाए, बिक जाए, तब आगे बनावे। तो ज्यादा स्पर्म बनेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस को रोक दिया जाएगा ना, कि अब स्पर्म एडिशनल ना बने। तेज चल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इनहिबिन इसको यहां से जाके इसके थ्रू इस पर जाएगा तो ये नहीं बनेगा, इस पर जाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेंगे तो आगे नहीं होगा। ठीक है, अब यहां आ जाइए, LH क्या करेगा, LH पर देखिए एरो कहां जा रहा है, LH किस पर काम करता है, लीडिंग सेल पर। यहां क्या आएगा, लीडिंग सेल आएगा। ठीक है, उससे क्या बनेगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब होता है मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन को ही एंड्रोजन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड लिखा इन्होंने यहां पर, तो हमने क्या लिखाया था, स्पर्मेटोजेनेसिस, कोई बात नहीं, स्पर्मेटिड बनेगा तभी तो स्पर्म बनेगा। अरे पहले स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, लास्ट इवेंट। तो स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, कोई बात नहीं है, लिख दिया है, स्पर्म बनेगा अल्टीमेटली। ये किस पर काम करेगा, सर्टोली सेल, सॉरी यहां क्या होगा, FSH किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर निकलेगा, वो फैक्टर दो प्रकार का होगा, या तो इनहिबिन और या तो, मतलब जनरली तो यही बनेगा, जरूरत पड़ने पर ये भी। और वो फैक्टर क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, देखिए लिखा है, अब मिला लीजिए। बी क्या है, लेडिक सेल है, तो लेडिक सेल कहीं दिया है ना। ए क्या है, ए पूछा FSH। बी क्या, लेडिक सेल, और सी क्या है, सी सर्टोली सेल हो गया। और चौथा पूछा है, तो चौथा ध्यान रखिएगा, चौथे में क्योंकि FSH और कहीं नहीं दिया है, FSH पहला ऑप्शन यहां पर भी है, दूसरा ऑप्शन सर्टोली सेल, बी को सर्टोली सेल बोल रहे हैं, जबकि बी क्या, लीडिंग सेल है, ये तो गलत हो गया। अच्छा ये वाला ना कि FSH, लीडिंग सेल, सर्टोली सेल, और आगे स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है भी है कि सर्टोली सेल क्या करती हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कराती हैं। हो गया ये। देखिए वो क्वेश्चन हो गया था, अब इस पर आ जाइए। 4 नंबर था ना, 4 नंबर हो गया। ये बताया, अरेंज द सीक्वेंस टेस्टिस टू, स्पर्म कहां से कहां बन के जाएंगे।
तो स्पर्म बनता कहां है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। नंबर 1 किसको लिखेंगे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये नंबर 1 जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इसके बाद यहां से कहां पहुंचेंगे? रेटी टेस्टिस में नंबर 2। इसके बाद कहां जाएंगे? एपिडाइडमिस है? तीसरा एपिडाइडमिस। उसके बाद कहां जाएंगे? वासा डिफरेंस। चौथा नंबर नहीं, इफरेंस में जाएंगे। इसके भी पहले रुक जाइए, गलत हो गया। हाँ 1 ये सही है, 2 रेटी टेस्टिस हो गया। 3 नंबर पर आएगा वासा एफरेंशिया। एफरेंशिया 3 नंबर पर आएगा। 4 नंबर पर एपिडाइडमिस जाएगा और 5 नंबर पर डिफरेंस हो गया और 6 नंबर पर बाहर डिफरेंस के बाद कहां जाएगा बताइए? बचा कौन सा? यूरिथ्रा। हो गया ना सीक्वेंस? लग गया? तो आसान चीज थी, हमने बता भी दिया था। ये फिर से मत हो जाइएगा, फिर से हो जाता है। इसको बताइए, यह भी बताया मैंने। ये तो मैच हो जाएगा किस समय क्या बनता है। ये कोई एकदम सीधा सीधा है, कोई समस्या नहीं है। कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा से नहीं बनता है? एस्ट्रोजन बनेगा, प्रोजेस्टेरोन बनेगा। याद रखिए, बार बार दिमाग में फीड कर लीजिए कि प्रोजेस्टेरोन कहां कहां से बनता है, क्या काम होता है, एस्ट्रोजन कहां कहां से बनता है। ठीक है, तो रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा, एससीजीएफपी एचपीएल रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा नहीं बनेगा? नॉट पूछा है। इनहिबिन हार्मोन नहीं बनता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। देखिए एक चीज चेंज कर ले, इसमें इन्होंने दिया है कि प्लेसेंटा, तो हालांकि हो सकता है रिलैक्सिन जो है वो केवल कार्पस लुटियम ही बनाती, सॉरी ओवरी बनाती हो, क्योंकि इनहिबिन तो नहीं बनेगा। इनहिबिन किससे बनता है? कार्पस लुटियम से। ठीक है, ये वाला हार्मोन रिलैक्सिन कहां बनता है? ओवरी से। ठीक, इसको देख लिया जाएगा, क्योंकि ये सब तो बन रहा है, ये सब तो बन रहा है। बच्चा ऑप्शन ये, तो रिलैक्सिन हो सकता है कि प्लेसेंटा से नहीं। देख लिया जाएगा, बता देंगे इसको जो भी है। आगे देखिए इसको, degeneration of the corpus luteum in the absence of the fertilization is the cause of the disintegration of the endometrium। बोल रहा है कि जब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर जाएगा, कब हो जाएगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहेगा। तो क्या होगा फिर? तो एंडोमेट्रियम डिग्रेड कर जाएगी। होता है ना कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियम डेवलप नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट कर जाएगी। सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। इसका मतलब समझ में आ रहा क्या है? साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन का मतलब हर महीने मेंस्ट्रुएशन होना, साइक्लिक वे में होना। इंडिकेट क्या करता है? कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? ठीक है, ठीक है। और एक्सटेंड करता है बिटवीन मीनार्क और मीनोपास। मीनार्क क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। मीनोपास क्या होता है? 50 साल पर जो बंद हो जाती है। उसके बीच में अगर वो सब साइक्लिक वे में चल रहा है, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? सही है। क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब हुआ, कभी 28 दिन का होता है तो कभी पता लगा 20 दिन का हुआ, कभी 15 दिन, कभी चला गया 1.5 महीने, तो अगर वो साइक्लिक वे में नहीं चल रहा ढंग से तो वो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है। फिर वो कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। अगर नॉर्मल बॉडी फिट है तो इस साइक्लिक वे में चलता रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही बताता है ना, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या बताता है? कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल में, रिप्रोडक्शन की फेज क्या है? एकदम नॉर्मल है। और वो मीनार्क और मीनोपॉज के बीच की कंडीशन बता रहा है। आगे देखिए इसको। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जवाब देते हैं, हमको तो सिर पकड़ लेना पड़ता है। क्यों जी? या उसमें आंसर देते हैं कोई? बताओ, आंसर देते हैं ना? हाँ, सब बैठे रहते हैं ऐसे ही, सर पूछते नहीं है क्या? पूछते हैं। कोई जवाब देता है? कौन देता है जवाब? जो चले गए, जवाब देने वाले चले गए ना, वो चले गए जवाब देने वाले। इसको बताइए, पहला सही, ठीक। दूसरा
क्या बताएंगे? दोनों सही है कि नहीं है? दोनों सही है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन टेक्स प्लेस, बोल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन 14th डे पर होता है, सही है। और 14th डे पर ही तो रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच भी होता है, ये इससे रिलेटेड भी है। ये बड़ा खतरनाक होता है कि बताना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो जब इसका रिलेशन होगा तभी, उससे संबंधित भी है वो। ये बताइए, आपको मिल्क इजेक्शन का रूट बताना है कि मिल्क कहां बनेगा, बन करके कहां जाएगा, कैसे रिलीज होता है। तो मिल्क कहां बनेगा? मेमोरी कहां गया? एल्वोलियस में बनेगा, ठीक है। वहां से बन करके मेमोरी ट्यूब्यूल में आएगा। ट्यूब्यूल, डक्ट बाद में आती है, पहले ट्यूब्यूल आती है, उसके बाद मेमोरी डक्ट में जाएगा, फिर जाएगा एम्पुला में, देन लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा। सीक्वेंस लिखा चुका हूं, इसको बताइए। ये बता दिए तो आ जाएगा। मोनोस्फीबस क्या है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू? नहीं, कशन, ये वाला जो है ना। क्लाइटोरस क्या है? टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। हाइमेन क्या है? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करने वाला एक, लेकिन वो मेम्ब्रेन है, वो टिश्यू नहीं है। इसको पढ़िए, ये है आंसर। मेम्ब्रेन है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करती है। और लेबिया मेजोरा क्या है? एक फोल्ड है जो वेजाइना के दोनों साइड में होता है, ठीक है। ये हो गया। इसको बताइए, पार्टरेशन कैसी मैकेनिज्म? फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स जब जनरेट होगा तब पार्टरेशन होगा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा बताइए। एससीजी। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम एंटीबॉडी होती है। फिम्बरी क्या है? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ओवरी से ओवम निकलेगा तो उसको कलेक्ट करेंगे, इनफंडिबुलम का पार्ट। हाँ, ये बताइए, वासा डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेजाइकल। वासा डिफरेंस सोचिए माइंड में, बाहर, टेस्टिस के बाहर, है ना। वो एक डक्ट को रिसीव करती है सेमिनल वेजाइकल से ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये लाइन सही है? इस लाइन को समझ लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। आंसर देने वाले आज है नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। एक आध लोगों को बुला के रखा करिए जो आंसर दे सकें, कुछ जबरदस्ती रोक के रखिए। क्यों? ये देखिए, ये इधर से आया वासा डिफरेंस, इधर से आया वासा डिफरेंस आया। यहां पर क्या है? सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड है ना। तो वासा डिफरेंस जो आ रही है, इधर देखिए, वासा डिफरेंस सेमिनल वेजाइकल की जो डक्ट है, ट्यूब है, इधर से भी सेमिनल वेजाइकल की ट्यूब है ना। वासा डिफरेंस जब आती है तो वासा डिफरेंस इसमें जुड़ जाएगा आकर के, किसमें? ये लाइन पढ़िए जो बता रहा हूं। वासा डिफरेंस जब जुड़ती है किसमें? सेमिनल वेजाइकल की डक्ट में। जुड़ गया? ये तो गलत, इससे जोड़ दिया मैंने। ये देखिए, ये वासा डिफरेंस किससे जुड़ गया? ट्यूब ऑफ सेमिनल वेजाइकल। इधर से वासा डिफरेंस आ रहा है, इधर से ये दोनों मिलकर के कॉमन ट्यूब बनाती है, उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसका ट्यूब, इसका ट्यूब और इसका ट्यूब, ये वाली ट्यूब, ये वाली ट्यूब, दोनों मिलकर के कॉमन ट्यूब ईडी बनाती हैं। और ईडी आगे कंटिन्यू किसमें हो जाता है? यूरेथ्रा में। वही आगे यूरेथ्रा में चला जाएगा। आ रहा समझ में ना? फिर से देखिए, वासा डिफरेंस रिसीव करता है डक्ट। वासा डिफरेंस क्या है? ये है वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस यहां से सेमिनल वेजाइकल से डक्ट को रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा। जैसे वासा डिफरेंस ये आ रहा है, सेमिनल वेजाइकल की डक्ट, ये सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड है, इसकी ये डक्ट है। तो ये वासा डिफरेंस इस सेमिनल वेजाइकल की इस डक्ट को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ना, जोड़ रहा है अपने अंदर, जोड़ करके क्या बना दिया? इजैकुलेटरी डक्ट। वही तो लिखा ना, ओपन इनटू द यूरेथ्रा। आगे यूरेथ्रा में ओपन हो गया, किसके माध्यम से? ईडी। इतना डक्ट है ईडी, और आगे पेनिस में जो ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा में जुड़ जाती है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। सही है? बताइए जल्दी से आंसर इसका।
कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की जो कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। और वजाइना के साथ मिलकर के वो बनाती है बर्थ कैनाल, वो सही है। आगे बताइए। नॉन प्राइमेट मैमल्स में, नॉन प्राइमेट मैमल्स जानते हैं? प्राइमेट कौन कौन से होते हैं? मंकी, एप, ह्यूमन, यही तो है प्राइमेट्स। बाकी सब कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या हो गया? नॉन प्राइमेट। एलिफेंट। नॉन प्राइमेट मैमल्स में साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल, सही है, वहां ऑस्ट्रस साइकिल चलती है। और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनोपॉज। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है इसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। नहीं, मीनार्क बोलते हैं, मीनार्की। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये तो स्टॉप वाला है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी, ये सही है ना? सही है ये? गलत क्यों है इसमें बताइए? नहीं, ये बोल रहा है अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, पीरियड्स रुक गए हैं, नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी डेवलप हो, इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का, सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड, अभी तो ये आया। मीनार्क और मेनोपॉज के बीच में मेंस्ट्रुएशन अगर साइक्लिक वे में चल रहा है, साइक्लिक वे में टाइम पीरियड 28-28 दिन के इंटरवल पर चल रही है साइकिल, तो वो क्या है? गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसी को साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अभी लाइन आया तो था ये वाला, है ना? तो इसमें कौन सा क्या पूछा गया? करेक्ट और करेक्ट पूछे हैं, ये रॉन्ग, ये सही है। पूछा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा एक से ज्यादा सही होगा, ये सही है, ये रॉन्ग, ये सही, ये सही। ए सी डी, ए सी डी, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। ये बताइए, जल्दी बताइए आंसर। पहला वाला सही। हाँ, एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, एंडोमेट्रियम जरूरी, अगर वो टूट जाएगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ है, कार्पस लूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये सही है। एंडोमेट्रियम टूट जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, ठीक है। अरेंज द सीक्वेंस, आपको रोल गैमेटोजेनेसिस, कौन से हार्मोन क्या करते हैं? गोनेडोट्रोपिन, एलएच, एलएच जो है स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन, एलएच से टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, अभी आया था, बोलते हैं ना, सही है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहां से बनता है? जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस, सही। एंड्रोजन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टोस्टेरोन के नीचे एरो लगाया गया था, लिखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करेगा, सही है। गोनेडोट्रोपिन एफएसएच हेल्प इन द, अभी होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल पर कौन काम करेगा? एफएसएच, उससे क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस इंड्यूस होगी। गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम, कोई अच्छा सीक्वेंस लगानी है, कोई बात नहीं, तो सीक्वेंस बताइए क्या लगेगी इसमें? पहले क्या होगा इसमें? पहले ये होगा हाइपोथैलेमस से हार्मोन बन के आएगा जीएनआरएच, जीएनआरएच होगा, इसके बाद जीएनआरएच किस पे काम करेगा? उससे एलएच बनेगा और एफएसएच, तो दोनों में से देखिए कौन सी? ये वाला, ये वाला, उसके बाद ये, क्योंकि जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा, तो लिखा है गोनेडोट्रोपिन कहां से बनेंगे दोनों हार्मोन? एलएच एफएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनेंगे ना। अरे पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन को तो बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन, एलएच और एफएसएच उनके नाम है, वो कहां से बनेंगे? पिट्यूटरी से, ठीक। 2 नंबर सीक्वेंस। तीसरा, इसके बाद अब इनमें से आपको ये सबसे लास्ट में आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाला, इन दोनों में से छांटते, गोनेडोट्रोपिक नहीं, ये वाला फर्स्ट और डी, फर्स्ट और डी, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन एलएच ये इंड्यूस कराएगा, और यहां लिखा है एफएसएच इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। एक्चुअली क्या, एक साइड में ये चल रहा है, एक साइड में ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन एलएच ये है, एफएसएच स्पर्मियोजेनेसिस, कोई बात नहीं। यहां से सीक्वेंस देखिए, यहां से तो पहले आपको नहीं, हाइपोथैलेमस बी वाला, ठीक है। बी के बाद ई कहां आ रहा है? बी के बाद ई, बस यही एक ऑप्शन बचता भी है।
यह एक ऑप्शन बचता भी है। उसके बाद आपका ए आएगा, ए लिखेंगे, ए ये कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। और ए के बाद सी आएगा एंड्रोजन ये, और इसके बाद में डी आएगा, डी सबसे लास्ट में है ये वाला सर्टोली सेल वाला रोल सबसे लास्ट में, क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस लास्ट इवेंट भी तो है, स्पर्मियोजेनेसिस उसका लास्ट इवेंट होता है, इसलिए वहां है। ये बताइए, एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर एक चीज और बताना हमको जल्दी से, हालांकि क्वेश्चन तो अभी आप कर लीजिएगा, आगे भी हैं। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा थीका एंड शो द प्लेट फ्लूइड कैविटी, नाउ इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी। गलत है, टर्सरी फॉलिकल में होता है कैविटी एंट्रम, जो रोज कोई लोगों को नहीं, अगर नहीं आ रहा तो रोज नहीं आते, जो डेली जाएंगे उनको समझ में आया हुआ कि सेकेंडरी फॉलिकल में कैविटी कभी नहीं होती, ये रॉन्ग है, टर्सरी में होती है। ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर, ये सही है, हाँ ये सही है, सेकंड सही है, ठीक है। इस पर आ जाइए, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉर्ड, इस पर ये लाइन बुक में लिखा गया है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, गलत, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना है, यहाँ स्पर्मेटिड रहेगा लास्ट वाला स्टेप, जो सबसे लास्ट स्टेप है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना या स्पर्म बनना, तो यहाँ स्पर्मेटिड रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपके 2 पेज तक आंसर हो गया। एक चीज और समझ लीजिए, देखिए कुछ चीजें इसमें छूटी हुई थी, उनको जल्दी से एक और समझ लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट बस। ये देखिए यहाँ पर जैसे एक लाइन बुक में लिखा गया होगा, एक तो ये मैंने आपको अंडरलाइन कर लेंगे कि साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन हो रहा है फीमेल में, और ये किसके बीच में हो रहा है, ये मीनार्क और मीनोपॉज के बीच में ही होता है, ठीक है। एक चीज और लिखेंगे, एट मतलब जब पार्टुरेशन होता है, जस्ट बिफोर द पार्टुरेशन, बिफोर पार्टुरेशन, पार्टुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की जो डिलीवरी होती है उसके पहले क्या होता है, रेशियो ऑफ, क्वेश्चन है ये आपको मिलेगा आगे, इसी में क्वेश्चन आया हुआ 2 साल पहले, कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बताइए, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज या क्या होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो डिलीवरी के जस्ट पहले घटेगा, बढ़ेगा कि सेम रहेगा। रेशियो का मतलब समझ रहे हैं, एस्ट्रोजन ऊपर है अपॉन प्रोजेस्टेरोन, ये रेशियो ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि सेम रहेगा, कब, जस्ट बिफोर द पार्टुरेशन, तो इंक्रीज करेगा। ये रेशियो क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा तभी डिलीवरी होगा, अगर ये इंक्रीज नहीं किया तो चाइल्ड बाहर नहीं आएगा। क्योंकि इसका इंक्रीज का मतलब समझ रहे हैं, जब प्रेगनेंसी, जब 9 महीने तक प्रेगनेंसी रहती है, सुनते भी जाइए, जब 9 महीने तक प्रेगनेंसी रहती है तो उस दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। यहां लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड 9 महीने तक, मतलब 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन शुड बी हाई, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हुआ तो तुरंत एंडोमेट्रियम लेयर टूट जाएगी और वो फीटस को अबॉर्ट करा देगी, अबॉर्शन हो जाएगा तुरंत। अबॉर्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें से एक ये कारण ये भी है, तुरंत वो बच्चा तुरंत बाहर आ जाएगा, कहाँ रुकेगा, जहां रुकता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम होता भी नहीं है। जैसे जब कम होगा तभी डिलीवरी होगी, तो कम कब होता है, 9 मंथ के बाद में होता क्या है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम। अब कम ऐसा नहीं होता है कि प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन नहीं बंद कर देता बनाना, या कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन बंद नहीं कर सकता, वो तो बनाएगा ही, तो इसका लेवल कम कैसे किया जाए। भाई प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो क्या होगा,
तभी प्रेगनेंसी, तभी डिलीवरी होगी। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो कैसे सकता है? प्लेसेंटा जितना प्रोजेस्टेरोन बनाना उतना बनाता भी है, कॉर्पस लुटियम जितना बनाना उतना बनाता है, तो इसका लेवल कम कैसे किया जाए? तो इसका लेवल नहीं कम कर पा रहे हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा हार्मोन जो एस्ट्रोजन है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन हाई हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन उसके कंपेरिजन में क्या है? कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब ये हाई होगा और ये क्या रहेगा? लो रहेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? इंक्रीज रेशियो, रेशियो बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बढ़ने का मतलब ये बढ़ना। तो जब लास्ट प्रेगनेंसी होने वाली होती है, डिलीवरी, उसके पहले एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा रिलीज होता है प्लेसेंटा से। समझ में कहां से रिलीज हो रहा है? कॉर्पस लुटियम भी बनाता है इसको, प्लेसेंटा भी बनाता है। और एस्ट्रोजन इतना ज्यादा हो जाता है कि प्रोजेस्टेरोन कम, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम होता है तुरंत एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है? टूटने लग जाती है। और एंडोमेट्रियम जब टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगी, तो प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम का साथ छोड़ देगा, क्योंकि प्लेसेंटा ही तो कनेक्ट रहता है एंडोमेट्रियम से। प्लस एंडोमेट्रियम, यूट्रस के सबसे अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम, उसके बाद प्लेसेंटा, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके बाद फीटस। तो जैसे प्लेसेंटा साथ छोड़ेगा एंडोमेट्रियम का, कब साथ छोड़ेगा? जब एंडोमेट्रियम टूटेगा, तो उसका कनेक्शन हटेगा, तुरंत अपने आप बेबी बाहर आ जाएगा। तो ये लेवल क्या, ये रेशियो बढ़ जाता, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, और कोई समस्या? अगर कहा जाए कि फीटस में कितनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, तो नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो कितनी मेम्ब्रेन से सराउंड होता है? तो टोटल 4 मेम्ब्रेन होती हैं एक्स्ट्रा। पहला है कोरियन, कोरियन है। दूसरा है यमनियन, यमनियन। तीसरा है योक सैक, योक सैक। और चौथा है एलेंटोइस, एलेंटोइस। ये है नहीं, लेकिन आता कभी कभी, याद रखिएगा। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो क्या करती हैं? एम्ब्रियो को घेरे रखती हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? सराउंड करते हैं एम्ब्रियो, सराउंड द एम्ब्रियो। जिसमें से प्लेसेंटा बनाने में किसका रोल है? इसी का, कोरियन से तो बनता है बिली। ये क्या करती है? ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन कराती है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन कोरियन से होता है। ठीक है, एमनियन से क्या होता है? एम्ब्रियो के ऊपर, एम्ब्रियो के जस्ट ऊपर की लेयर एमनियन है। कोरियन उसके भी ऊपर की लेयर है। जैसे हमने शर्ट पहन रखा है तो शर्ट हो गया एमनियन, जैकेट क्या हो गया? कोरियन। शर्ट और जैकेट के बीच में लिक्विड, सॉरी, ये हो गया। और जैसे ये एम्ब्रियो है, ये क्या है? डायग्राम बना लीजिएगा, एम्ब्रियो, ये समझ में आ जाएगा। और एम्ब्रियो हो गया, देखिए कलर कहाँ चला गया इसमें से, देखिए ये एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो में ये लेयर बोलेंगे आप, ये कौन सी है? ये है यमनियन, यमनियन। ठीक है, समझ में आ गया। और इधर की साइड में बोलेंगे ये क्या है? एलेंटोइस, एलेंटोइस। और ये क्या है? योक सैक, योक सैक। ठीक, आगे इतना। और एक लेयर जो सबसे बाहर की साइड में होती है उसको क्या बोलते हैं? ये लेयर बाहर वाली है, ये है कोरियन, ये है कोरियन। ठीक, लिक्विड किसके किसके बीच में होता है? एमनियन लेयर का काम क्या है कि एमनियन लेयर के अंदर क्या एक लिक्विड भरा होता है। बच्चा एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है ना, बच्चा एक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? यही एमनियन झिल्ली है। और इसी के अंदर क्या है? इसी के नीचे फ्लूइड भरा होता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे को एक्सटर्नल झटके से बचाता है। अगर कहीं बाहर से शॉक लग गया तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा, वो झटका ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एलेंटोइस और योक सैक हमारे अंदर रिड्यूस होती है, क्या होती है? बहुत लेस डेवलप होती है। और एलेंटोइस क्या करती है? तो आप बोलेंगे इससे क्या बनेगा? अम्बिलिकल कॉर्ड, इससे बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। ठीक है, और योक सैक क्या करता है? ब्लड फॉर्मेशन,
बताया था मैंने जब ब्लड वाला चैप्टर, सबसे पहले ब्लड बॉडी में कहां बनता है? ब्लड हमारी बॉडी में कहां बनता है? दीवाल वाल कहीं है, सिर्फ फोड़ने। बता दो कोई, कहां बनता है ब्लड? कहां बनता है? आरबीसी के अंदर। कितना टाइम हो रहा है, पढ़ के आया करो। विशेष विनम्र निवेदन है आप लोगों से, ठीक है? टाइम ओवर हो रहा है। ब्लड सबसे पहले कहाँ बनेगा? योग सैक में, फिर लेवर में बनता है, फिर बोन मैरो, स्प्लीन, फिर बोन मैरो, ये सीक्वेंस होती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ब्लड कहाँ बनेगा? बोलते लेवर और स्प्लीन में बनता है। तो लेवर और स्प्लीन तो बाद में बनते हैं, पहले कहाँ बनता है? तो ये नहीं बने रहते हैं, तो योग सैक में ब्लड बनता है। इनिशियल ब्लड फॉर्मेशन यही होता है, ठीक है? उसके बाद लेवर बनेगा, स्प्लीन बनेगा, उसमें ब्लड बनेगा, और सबसे लास्ट में फिर जब बर्थ हो जाएगा उसके बाद कहाँ बनेगा? बोन मैरो, ठीक है? तो चैप्टर फिनिश हो गया। अगला जो भी चैप्टर होगा उसको जरूर से पहले पढ़ के आएंगे। समझ नहीं आ रहा है? संडे को आपको बता दिया जाए कौन सा चैप्टर पढ़ाना है।